अभी आप टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, उसमें कितनी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें आपकी नेशनल सिक्योरिटी पूरी तरह से डिपेंडेंट है और उस पर लोग अटैक कर सकते हैं। जैसे पावर ग्रिड हुआ, चाइना ने, आपको मालूम है, मुंबई का पावर बंद कर दिया था, उसके लिए साइबर डिफेंस की ज़रूरत है। ऐसे कई सारी चीज़ों में आपको साइबर डिफेंस चाहिए, और ये हमारा एक डिफेंस बजट में ब्लैक होल है। मतलब मिसिंग एलिमेंट है। फार्म लॉज में यही मतलब उनका सोच यही है उनकी कि हम लोग नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते तो स्टेट लेवल पे कर देंगे। एग्जैक्टली क्योंकि फार्म लॉज मतलब एग्रीकल्चर, ये स्टेट और सेंटर, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है बिल्कुल एक्चुअली, लेकिन एग्रीकल्चर ट्रेड वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। ओके मतलब ट्रेड सिर्फ उस बेसिस पे फार्म लॉज सेंटर ने लाए थे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वारणा, आपको मालूम है वारणा मिल्क कोऑपरेटिव है, यस उनके फाउंडर है तात्या साहेब कोरी। राइट। उन्होंने एक मराठी में एक कहावत कही थी, ये जो MP MLA हैं वो बैल हैं, उनको हल के साथ जोत के रखो तब भी वो काम करते हैं, तो उनको ऐसे इधर उधर घूमने मत दो, नहीं तो वो सिर्फ तोड़ फोड़ करेंगे। बिल्कुल। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए आप उनको परेशान करो। अभी कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में कितने कम लोग टैक्स भरते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में सब लोग टैक्स भरते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। ठीक। आप वो GST बोलो, उसको अलग बोलो, लेकिन वो टैक्स भरते हैं। डायरेक्ट टैक्स कम भरते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और लोग इसका दूसरा लोग मतलब निकालते हैं कि लोग चोर हैं, और ये अपने टैक्स लॉ में लिखा हुआ है। मतलब जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस पॉडकास्ट के भाग 2 में। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि चाइना में आज कई ऐसे लोग हैं जो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी की कगार पे आके खड़े हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत ने जो फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए थे वो असलियत में कई फार्मर्स के हित में थे, बट कुछ मिडलमैन के प्रेशर के कारण उनको रिटर्न लेना पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कई विषयों के बारे में आज एडवोकेट राहुल देवधर ने हमारे साथ चर्चा की है। तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारा काम सही लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आप मुझे ये बताइए कि एक एक्सरसाइज होती है जिसको कहते हैं सेंसस एंड डिलिमिटेशन, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? तो अभी सेंसस तो अलग एक्सरसाइज है। मैं आपको बताता हूँ कि सेंसस मतलब सेंसस का यूज़ कैसे होता है डेमोक्रेसी में। ओके। और इसी के ऊपर आधारित है कि डिलिमिटेशन क्या होता है। ओके। तो अभी कैसा है कि हम लोग हैं एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। राइट। मतलब हम 5 लोग एक साथ आते हैं, हम लोग अपना एक उम्मीदवार चुनते हैं, बोलते हैं कि ये हमको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो इच्छाएं, ड्रीम्स हैं, तो ये उसको पार्लियामेंट में जाके बताएगा। बिल्कुल। और उस हिसाब से वो ये करेगा कि जैसे मतलब कौन सा कानून लाना है नहीं लाना है, उस पर वो डिसाइड करेगा, और हमको उस पर भरोसा है। अभी 5 लोगों का एक आदमी पे भरोसा हो सकता है, 10 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, कितने का हो सकता है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पे आधारित है अपनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके। तो अभी जब हम लोग ने शुरू किया था 1950 में, मतलब पहली बार अपना संविधान बना था 1950 का, तो उसके बाद हम लोग ने सेंसस लिया कि लोग इंडिया में है कितने और सीट्स कितने होने चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हर 7 लाख लोगों के लोग एक आदमी को चुनेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 7 लाख लोग एक आदमी को चुनेंगे और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, फिर तो 7 लाख कैसे नंबर आया, क्योंकि सेंसस लिया तब पता चला कि इतने लोग हैं। ये सेंसस फिर लिया 60s में, 1961 का सेंसस बोलते हैं, 63 का। हाँ, तो उसमें नहीं 61 का सेंसस है जिसका डेटा 63 में आया। ओके। तो ये जो तो उसमें पता चला कि 7 लाख से बढ़ के 8 लाख हो गए। राइट। मतलब तो
सीट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो सीट्स बढ़ाने के बाद भी 8 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव था। फिर 70 के दशक में फिर से हुआ, तब 10 लाख हो गए। राइट। फिर भी उस टाइम भी सीट बढ़ाए थे, लेकिन अभी एक एमपी की 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। लेकिन पार्लियामेंट में तो सीट्स कम है। करेक्ट। तो इस विषय पर यही प्रिंसिपल दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तभी अमेरिका में 1930s में यही सिचुएशन हो रहा था कि ये इससे बढ़ते जाएंगे लोग तो कितने सीट्स, मतलब जगह नहीं बनेगी। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग फ्रीज कर देंगे नंबर, सीट्स का नंबर फ्रीज, कि जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो फिर हमारे, और उसका दूसरा इफेक्ट जो होता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी सीट्स बढ़ती है। तो कोई स्टेट की सीट्स समझो पॉपुलेशन बढ़ गई, डबल हो गई, तो उसकी सीट्स भी डबल हो जाते हैं, जैसे यूपी। तो इसका गलत जो मैं बोल रहा हूँ सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट गवर्नमेंट ही बोल रहे थे बढ़ाओ, क्योंकि अपने फिर सीट्स आएंगे, फिर हम लोग सेंटर से, क्योंकि हमारी माइंडसेट जो है वो गवर्नमेंट से लेना है। करेक्ट। ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट हमसे लेती है, हम गवर्नमेंट से नहीं लेते। तो ये जब तक पता चले तब तक यूपी की पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो चुकी थी, और इस बीच में यूपी की सीट्स भी बढ़ गई। अब यूपी की ही नहीं, मतलब यूपी की बात नहीं सिर्फ करनी चाहिए, सभी की ऐसा ही सेम सिचुएशन है। yes. 8-8 10-10 बच्चे होते थे, तो वो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल में कैसे लाएंगे? तो कि ये जो नंबर है वो फिक्स कर दो तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। उस टाइम पॉपुलेशन थी कुछ आई थिंक 50 करोड़ थी, अब 150 करोड़ हो गई, मतलब 140 करोड़। तो पॉपुलेशन तो बढ़ती गई, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन इतना भी उस टाइम हर 10 लाख लोगों के पीछे एक एमपी था, अब वो ट्रिपल हो गया, अब 30 लाख लोगों के पीछे एक एमपी है। Exactly. अब एमपी को ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे वोट की, तो इसीलिए एमपी तुमको इग्नोर करता है। करेक्ट। ये अगर आपको ठीक करना है तो आपको थोड़ा सा एक सेंसिबल रेशो रखना पड़ेगा कि 10 लाख लोगों के पीछे एक एमपी होना चाहिए। अच्छा, मन में तो हमने मान लिया कि 2001 में भी मान लिया कि होना चाहिए, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में जगह ही नहीं थी। एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसी थी, 543 को फ्रीज करने में अलग दूसरा ये था कि 2 सीट पे एक बैठ रहे हैं, जैसे एसटी में होता है ना कि 4 की जगह पे 3 की जगह पे 4 बैठ रहे हैं, वैसे सेम पार्लियामेंट में हो रहा था। Okay. इसीलिए अभी जो बनाई है उसमें कुछ 850 का कुछ कैपेसिटी रखा है। Correct. ताकि वो बढ़ते बढ़ते जैसे भी जाए तो 850 में हम लोग रुक जाएंगे होपफुली। तो ये सिस्टम है। तो रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और ऐसा ना हो कि रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में पॉपुलेशन बढ़ के पूरे 10 बिलियन हो जाए हम लोग ही, तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जैसा अभी आपने बताया और मैंने भी रिसर्च के दरमियान पढ़ा था, 52 में पहला रिपोर्ट आया सेंसस का, 63 में आया, फिर 73 में आया, फिर लेटेस्ट 2002 में आया। तो इस सब में ये बताया गया था कि सीट्स बढ़ाई जानी चाहिए। आपने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि क्यों नहीं बढ़ाई गई थी। अभी 2026 में ये एक्टिविटी फिर से होने वाली है, मतलब रिजल्ट इसका आने वाला है। आई गेस एक्टिविटी ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो 2026 में आपको, आपके मुताबिक ये सीट्स अगर बढ़ाई जाती हैं तो इसका आउटकम क्या होगा? अगर फिर भी नहीं बढ़ाई तो उसका आउटकम क्या होगा? मेरे हिसाब से अभी जो सेंसस है उस बेसिस पे आपको पॉपुलेशन का लेटेस्ट नंबर मिलेगा जी। एंड वो भी नंबर अभी 30 में, जैसे हम लोग ने जस्ट वो मतलब ब्रॉड डेटा से कैलकुलेट किया कि 30 लाख लोगों के पीछे एक एमपी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो सीट तो बढ़ानी ज़रूरी है, मतलब ये ज़रूरी 2001 से थी, और मैंने जैसे बताया कि जगह ही नहीं थी, तो अभी तो है। लेकिन ये आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको 140 करोड़ लोगों को वोटिंग कराना है, उतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, उतने वो वोटिंग मशीन कराने हैं, उस पर कलेक्टर वगैरह, उससे स्कूल टीचर लेके वो हर एक जगह कोने कोने में वो सिस्टम होनी चाहिए, उतने कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी उतने कैंडिडेट्स होने चाहिए। आज को जो मेन पार्टीज़ है बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने पूरे 543 नई कैंडिडेट्स लाए थे। तो 800 कहाँ से लेके आएंगे? ये अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर आप और हम लोग जैसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजेंगे। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और समझो आज
आज मैंने आपको बोल दिया कि नहीं 800 सीट होगी अगले मतलब अभी, तो आज ये डिसीजन होने के बाद भी आपको 3-4 साल लगेंगे ये सब मैकेनिज्म सेट करने के लिए। बिल्कुल। तो 2026 में अगर आ रहा है अच्छी बात है, तो 2019-29 का जो इलेक्शन है 2029 का, उसमें आप वो मैक्सिमम नंबर देख सकते हैं। ऐसे रैंडमली नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हर एक मिनिस्टर का आपको ख्याल, मतलब मिनिस्टर नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी उतना ही पूरा ख्याल रखना पड़ता है। मतलब ख्याल मतलब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखेगा उसके लिए। तो ये सब आसान नहीं है, इसमें अनगिनत कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है। तो ये जब तक सॉर्ट आउट होगा, उसमें आपको 2-3 साल लग जाएंगे आने के बाद भी। जैसे 800 बोल दिया, आज मैं बोल रहा हूँ आपको 800 आने चाहिए, तो 3 साल के बाद तो मेरे हिसाब से तो 4-5 साल लगने चाहिए कि 2029 में, आज बोलेंगे तो 2029 में होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट थोड़ा सा एम्बिशियस है, शायद 3 साल में कर दे, तो ये बेटर है। जैसे इंडिया के पास इतना क्वांटम ऑफ पॉपुलेशन है, वैसे ही एक सिमिलर साइज ऑफ क्वांटम ऑफ पॉपुलेशन हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना के पास भी है। मैं लैंड मास के बारे में बात नहीं करूंगा, वो हमसे साइज में बड़े हैं लैंड मास के। तो इस पॉपुलेशन का जो उन्होंने सदुपयोग किया है, वैसा ही इंडिया में सदुपयोग होते हुए आपको दिखता है? मतलब वो बेल कर्व पे कहाँ है और हम बेल कर्व पे कहाँ हैं? नहीं, ये बात सही है कि चाइना का भी पॉपुलेशन हमारे मतलब सिमिलर है। लेकिन ऐसा आप सोचो कि जैसा मैंने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो समन्वय होना चाहिए सेंटर और नेक्स्ट गवर्नमेंट में, सेंटर और स्टेट में। चाइना में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करके एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ, सीसीपी। तो वो जो चाहे जिस डायरेक्शन में लेना जाए, वो पूरे 140 जो भी उनकी पॉपुलेशन है, उतने करोड़ लोगों को एक ही डायरेक्शन में सारे लोग करते हैं। मतलब आप देखो कि शंघाई का मेयर, उसके जो डिसीजंस है वो ही उनके स्टेट के डिसीजंस होंगे, वही चाइना के डिसीजंस होंगे, मतलब सेम लाइन में। इससे फ़ायदा इतना होता है कि जो काम हमारे इसमें, अगर समझो मैं आपको बताता हूँ कि समझो एक सेंटर ने स्कीम दी कि जिन लोगों ने रेड शर्ट पहना है उनको 100 रुपया दिया जाए। सिंपल स्कीम है। तो बोलेंगे कि आ गई स्टेट के पास, तो सेंटर में भी मोदी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी मोदी गवर्नमेंट है, जो भी रेड शर्ट वाले आए इनको फटाफट मिल गया 100 रुपये ख़त्म। दूसरे इधर कांग्रेस की गवर्नमेंट या दूसरी कोई गवर्नमेंट है, तो उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपकी शर्ट रेड है, ठीक है। आ गया कॉस्ट, अभी 100 रुपये मिलने हैं, उसमें 30 रुपये आपने सर्टिफिकेट वाले को दिया कि सर्टिफिकेट तो कोई तो एग्जामिन तो करेगा। बिल्कुल। तो बोला कि फिर डिस्प्यूट आया कि ये इसका जो रेड है वो एक्चुअली मरून है। फिर पता चला कि जो सर्टिफिकेट वाला है उसने येलो वाले को भी बोल दिया कि ये रेड है, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट में केस पड़ गई। अब ये सब सॉर्ट करते करते हमारे इधर 50 साल निकल गए। बिल्कुल। और डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। चाइना में ये बोला जिनको रेड शर्ट है उनको ये करो, अगर नहीं है तो उनको रेड शर्ट दो और 100 रुपया दो, तो ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व। कि तुमको रेड शर्ट भी दिया, 100 रुपये भी दिया, ख़त्म काम। पर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि आप ये क्लियर कर दीजिए कि आप ये नहीं हिंट कर रहे हैं कि कम्युनिज्म आना चाहिए। नहीं, कम्युनिज्म आना नहीं चाहिए, ये गलत है। इसका दूसरा ये आपको इफ़ेक्ट बोलता हूँ कि ये जो डिबेट और हम लोग के इधर जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उससे खींच तान के हम लोग सही डायरेक्शन में जाते हैं। राइट। लेकिन समझो ये जैसे वो रहता है ना, कभी गाड़ी जिसकी ब्रेक हमारे हाथ से छूट जाता है और गलती से एक्सेलरेटर पे पैर पड़ जाता है और गाड़ी चल देती है, किस पे ठोकेगी पता नहीं। वैसे कम्युनिज्म का है कि वो कोई डायरेक्शन उसने पकड़ लिया जो गलत है, तो उस पर वो 4 मील जाने के बाद ही उनको पता चलेगा कि ये गलत है। हमारे इधर वो 4 मील क्या 4 मीटर तो पहले पहुँचे, फिर पता चलेगा, तब तक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसका गलत इम्पैक्ट जो है, आपने ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसका आपको क्लियर एग्जांपल दिखता है 1 चाइल्ड पॉलिसी में। जो चाइना ने सोचा कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट तो उधर, जैसे गवर्नमेंट सब जगह होता है, वहाँ पे भी इनकॉम्पिटेंट ही गवर्नमेंट है। अभी वो बच्चों को अभी 8-8 लोगों को पोसना पड़ रहा है, एक बच्चे को, मतलब एक फैमिली को, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स ऐसे करके एक ही आदमी पे आता है वो पूरा बर्डन। बिल्कुल।
तो ये फिर वो बच्चा सोचता है कि मैं सबसे भाग जाता हूँ और पेरेंट्स की कोई केयर नहीं करता। करेक्ट। इससे सोशल अनरेस्ट और मतलब सोशल स्ट्रक्चर उनके अनरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब लोग सोशल डिस्टर्बेंस नहीं, इसको बोल सकते हैं कि मतलब जो हमारे परिवार के रिलेशन रहते हैं वो टूटते जा रहे हैं। अग्रीड। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बच्चों से लगाव, बच्चों का अपने जो बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे लगाव, तो दादी नानी, ऐसा कॉन्सेप्ट उधर कम होता जा रहा है। मतलब इससे कल्चर में उनके क्या बोलते हैं उसको, जो बैरियर नहीं, उनका जो माइंडसेट है वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। ऑफ कोर्स। तो अभी कैसा है, हम लोग सोचते हैं कि अरे मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे के बच्चे क्या करेंगे, ये मेरा बच्चा अच्छा निकला तो क्या करेगा, बुरा निकला, वो ये सब नहीं सोचते, क्योंकि इसका उनके पास वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद ये सारी चीज़ें अपने समाज में एक अलग टाइप का इफ़ेक्ट लाती हैं, जिससे परिवार बिखर जाते हैं। तो कम्युनिज्म का वो प्रिंसिपल भी है कि परिवार क्यों चाहिए, एक आदमी है जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है वही अच्छा आदमी है। तो ऐसा उनका, वो कार्ल मार्क्स की आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका आइडियल जो उनका विचार है कि समाज कैसा हो, कि हर आदमी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो, उसका परिवार के साथ लगाव नहीं, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लगाव हो, ऐसा उनका मतलब प्रिंसिपल ही है। तो इसमें कोई उनका गलती ऐसे है नहीं, लेकिन इसका इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। और अभी क्या हो रहा है, अभी इन लोग जो नए बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे भी हमारे जैसे निकलेंगे तो उनका ज़रूरत क्या है, तो वो बच्चे ही नहीं होने दे रहे हैं। राइट। और अब पॉपुलेशन डिक्लाइन में आ गई है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 2 बच्चे 1.9 ऐसा रिप्लेसमेंट उसको बोलते हैं कि आपकी पॉपुलेशन बनी रहे, उसके लिए आपको एटलीस्ट 1.9 की ज़रूरत होती है। अभी चाइना की तो 1 है, अब 1 से भी कम होने वाली है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि स्कूल कितना महंगा है, ये कितना महंगा है, और वो कम होते जा रहे हैं। ये सोचिए कि स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं, और स्कूल में मतलब 500 लोगों का स्कूल है, उसमें 50 बच्चे हैं, तो वो भी स्कूल चलाना भी ये नहीं करता, तो वो भी लोग, गवर्नमेंट भी स्कूल बंद कर रही है। और इसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन में रखो। करेक्ट। उनको आँच नहीं आनी चाहिए कुछ भी। ऐसा लगता है उनको कि थोड़ा पसीना आ गया तो 4 लोग आते हैं उनका पसीना पोंछने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो रिस्क नहीं लेंगे। करेक्ट। और अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेने की ज़रूरत है, और इंडिया में आज तक ऐसा है कि बच्चे सब रिस्क ले रहे हैं, और बच्चे इतनी रिस्क ले रहे हैं, मतलब पहले तो ऐसा था कि अगर फिज़िकल रिस्क लेते थे, लेकिन बिजनेस वगैरह करेंगे, पैसे लगाएंगे और नुकसान होगा, तो उनके माँ बाप बोलते थे कि अब आप ऐसा मत करो, पहले अपनी रोज़ी रोटी का ये कर लो, फिर आप करना। करेक्ट। आजकल बच्चे, माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप रिस्क लो, आप नया बिजनेस शुरू करो, आप आगे बढ़ो, और यही टाइम है आप पूरा बढ़ सकते हो। करेक्ट। और ये चीज़ जो है, ये इकोनॉमी को $2,500 पर कैपिटा जो है, वहाँ से 10,000 और उसके आगे लेके जाएगी। ओके। चाइना की ऑलरेडी पहुँच चुकी है 13,000 तक, तो इसीलिए उनका अलग जोन में है वो। जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके। ये अलाइनमेंट जो है, जो समन्वय है कि सब कम्युनिस्ट पार्टी सब जगह, तो उसका नुकसान भी होता है। ओके, सो हम लोगों ने शुरुआत से लेके अब तक जितने भी विषयों पे बात की है, उस सब में एक पेक्यूलर आपने जो कही हुई बात है, वो जो मुझे याद आती है कि गवर्नमेंट जब भी कोई एक्सपेंडिचर करती है, फिर वो फ्री बीज देने के लिए हो या फिर वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, गवर्नमेंट हमेशा पैसे कहीं से निकालती है, और जो निकालती है वो आपके और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं। सो करेंटली इंडिया का टैक्स पेइंग सिस्टम जो है, या टैक्स रिफॉर्म सिस्टम जो है, वो कहाँ पे खड़ा है, और इसको अगर हमको सच में 3rd लार्जेस्ट बनना है तो कहाँ पे लेके जाने की ज़रूरत है? सो टैक्स रिफॉर्म का जो प्रॉब्लम है, टैक्स रिफॉर्म में इतने प्रॉब्लम है कि मुश्किल है थोड़े से इसमें बताना, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि टैक्स में रिफॉर्म हुए हैं, थोड़े हो रहे हैं,
एंड अभी जो इन लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऑटोमेटेड टैक्स। आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? जैसे कि अभी इन लोग जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, तो अभी इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि AI से चलता है, जिससे वो ब्रॉडली आपका टैक्स इम्पैक्ट निकाल लेते हैं। ओके। तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये असेसमेंट में इशू होता है। जैसे हम लोग जब रिटर्न भरते हैं तो ये रिटर्न का एक एग्जामिनेशन होता है। पुराने ज़माने में कोई एक ऑफिसर बैठता था और वो हर एक फॉर्म को देखता था और उसमें से गलतियाँ निकालता था। ओके। और जो भी है फिर वो नोटिस भेजता था, ये सब। अभी एक सॉफ्टवेयर करता है ये काम, और ये सॉफ्टवेयर समझ लीजिए कि उसका वॉल्यूम जो है, जितना काम कर सकता है ये सॉफ्टवेयर, ये बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, और उसमें से ठीक ठाक उसका ये है, मतलब वो सही पकड़ रहा है बहुत हद तक। अभी सॉफ्टवेयर है, गलतियां होती हैं, तो कई जगह पे ऐसा होता है कि कोई एकदम गरीब रहे जिसको कॉम्पेंसेशन मिला है, जैसे हमारे क्लाइंट के साथ हुआ, उसका लैंड का कॉम्पेंसेशन 1970 में एक्वायर हुई लैंड, उसका कॉम्पेंसेशन उसको 2018 या 2017 माय गॉड उसको मिला। ओके। अब उसकी लैंड थी ज़्यादा, तो उसको एकदम से कुछ 10-15 करोड़ ऐसा कुछ मिला, मतलब मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन ऐसा करोड़ में मिला उसको। और उसका इनकम, मतलब जो बोलते हैं ना रिटर्न फाइलिंग, शूट अप हो गया। तब तक जीरो था जी। हाँ, एकदम से उसको करोड़ से मिला, वो भी गवर्नमेंट का चेक। तो उसने फ्लैग कर दिया, बोला नोटिस भेजो, तो इसको नोटिस आ गया, ये डर गया, तो इन्होंने मतलब ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने रिप्लाई दिया कि ये कॉम्पेंसेशन है, इस पर कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है। अभी उसके बाद वो उसका मतलब ये रिप्लाई तो गया, लेकिन उसका ना ही कि क्या कि हम मानते हैं, आपने जो लिख के दिया है वो हम मानते हैं, तो केस क्लोज हो गए। ये भी आंसर नहीं आया उनसे, ना ही ये आंसर आया कि आपका लेटर मिला, ये भी आंसर नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया। हाँ, तो अभी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन मतलब वो सॉफ्टवेयर ने उसका काम किया कि पकड़ने का। बिल्कुल। अभी ये गलत पकड़ा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे इन लोग नए नए चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर से जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म पूरा नहीं हुआ है। तो अभी क्या है, आप समझ लो कि इंडिया के जो डायरेक्ट टैक्सेस के दो प्रकार होते हैं, जो डायरेक्ट होता है जो कि इनकम टैक्स होता है जी, और इनडायरेक्ट होता है जो कि सेल्स टैक्स होता है। अभी कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में कितने कम लोग टैक्स भरते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में सब लोग टैक्स भरते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। जी। आप वो GST बोलो, उसको अलग बोलो, लेकिन वो टैक्स भरते हैं। डायरेक्ट टैक्स कम भरते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और लोग इसका दूसरा लोग मतलब निकालते हैं कि लोग चोर हैं, और ये अपने टैक्स लॉ में लिखा हुआ है। मतलब ऐसा आपको आप ढूंढने जाओगे तो ये नहीं मिलेगा कि हाँ ये देखो रूल नंबर 1 लोग चोर हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप लॉ का देखोगे, पढ़ के हर एक लॉ कैसा लिखा है, वो सोचते हैं कि ये आदमी है, ये अपना इनकम दिखाएगा ही नहीं, ये चोरी करके रखेगा, तो हमको उसको कैसे ट्रैप करना है। राइट। इसीलिए फॉर्म भी इसी तरह से बना है, नाम है सरल, लेकिन वो सरल है नहीं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के उनके माइंड सेट, उसको बोलते हैं माइंड सेट, ये आपको पेपर पे नहीं दिखेगा जी। लेकिन आप पूरे टैक्स पढ़ोगे तो इसमें आपको लगता है कि ये ऐसे आदमी ने बनाए होंगे जो सोचता है कि देखो प्रतीक को जो 100 रुपये मिलने वाले हैं ना, वो उसमें से 20 ही रुपये दिखाने वाला है, तो मेरा काम है कि वो पकड़ने का कि कितना है, और अगर मैं 50 रुपये तक पकड़ूँ तो उसका वैल्यू अच्छा है, मैं 100 रुपये पकड़ूँ तो इसमें इस चक्कर में वो 200 रुपये पकड़ते हैं। अरे प्रतीक बोलता है अरे मेरा इनकम ही 100 रुपये, तुमने 200 कैसे पकड़ लिया। लेकिन ऐसा चल रहा है। तो ये जो माइंडसेट है, इसको बोलते हैं कि फ्रेंडली टैक्स, फ्रेंडली पीपल फ्रेंडली टैक्स। जी। तो ये होना चाहिए। ओके। और ये मिनिस्टर ने माना है, मिनिस्टर की मतलब दोष नहीं है, लेकिन जो एक्ट है पूरा का पूरा ही एक बार आप चेंज कर दो तो फिर अच्छा होगा। राइट। ऐसा मुझे लगता है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल, जो लोग हैं जिनको टैक्स भरना है, वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, और लोग देंगे भी टैक्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग खुशी से टैक्स देंगे। अगर आप उनसे धमका के नहीं लोगे, ठीक से मांगोगे तो लोग दे देंगे।
आई एग्री, क्योंकि हमारा जो आपसे पहले वाला पॉडकास्ट था उसमें डॉक्टर अरविंद बोधनकर, ही इज़ सस्टेनेबिलिटी हेड इन वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज, उन्होंने बोला कि इंडिया में जो है लोग स्टिक कम समझते हैं, कैरेट जल्दी समझ ले आता है उनको. सो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. नहीं, कैरेट की भी बात नहीं है, लोगों को ये लोग बिल्कुल जानते हैं कि उनका काम है टैक्स देना. और लेकिन क्या है कि अभी क्या है, अभी आपको दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये बन रहा है, तो लोगों को कोई थोड़ा हिचकिचाहट कम है कि टैक्स देने में. लेकिन जो लोग हैं जो टैक्स के इसमें है ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसके टैक्स नेट में है ही नहीं, वो भी कुछ भर ही नहीं रहे हैं, उनको भी टैक्स देने में कुछ हर्ज नहीं है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लेकिन उनका ये है कि आप आसानी से लो, जो मेरे से हो सके उतना ही लो, ज़्यादा मत लो. अभी क्या है, अभी सिचुएशन ऐसा है क्योंकि ये लोग कम हैं तो ये लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा है. अब जीएसटी जितना बढ़ाएंगे तो लोग पहले ही बोलेंगे 30% जीएसटी हो गया है, अब कितना बढ़ाओगे. करेक्ट. तो ये जो ट्रस्ट है, तो किसी ने तो एक सोचना पड़ेगा कि नहीं, लोग सच में दे देंगे. राइट. और हम टैक्स कम करेंगे और लोगों को बोलेंगे आप अपने हिसाब से दो, ये अगर पैरामीटर है तो आप दो. मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको ऐसे ही बिना मतलब उनको ये किए कि चोरी किया है कि नहीं, ऐसा बिना बोलेंगे हम देखेंगे ही नहीं. आप ये बोल के दो लोगों को, हम आपका चेक भी नहीं करेंगे. ये अगर आपका इनकम 10,000 है, आपने 2,000 रुपये टैक्स देना है, बोल दो आप, और बोलो हम नहीं चेक करने वाले, लोग दे देंगे. ये सिचुएशन है इस कंट्री की. लेकिन थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, और लोगों के काम भी दिखाओ और पैसा भी मांगो, ठीक से मांगो, लोग दे देंगे. बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उनको कटघरे में खड़ा मत करो. हाँ, तो ये जो है ना कि आपने एग्जैक्टली सही वर्ड्स यूज़ किए कि पहले से ही वो कटघरे में है, इनकम 5 रुपये का आया नहीं, वो कटघरे में आ जाता है टैक्स के, और उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. और जैसे ही आता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब 5 रुपये आपका इनकम है तो पहले 2 रुपये आपको मिलता है, तो 3 रुपये कहाँ गया, नहीं वो 3 रुपये रिबेट में आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा. फिर आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो कि आपका इंश्योरेंस है, वो है, होम लोन है, तो आपको और 2 रुपये मिलेगा. क्यों भाई? ये जो सिस्टम है एडवांस टैक्स का, ये एडवांस टैक्स का सिस्टम बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से. ओके. क्योंकि सिस्टम क्या है, आप ये समझिए कि हम लोग गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट ने उसमें से अपना हिसाब चलाना है. अभी ऐसा है, गवर्नमेंट सोचता है कि मेरा हिसाब ये है, कौन देगा, अभी ये सोच के चलता है कि वसूली करने के लिए किसके पास जाऊं. जी. ये कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अगर पूरी जनता फुल टैक्स देती है तो हमारे पास 100 रुपये आते हैं, तो 100 रुपये में सरकार चलानी है. बिल्कुल. ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए. और ये कॉन्सेप्ट वो लॉ में पीछे, लॉ के वर्ड्स में नहीं, लॉ के प्रिंसिपल में होना चाहिए, और फिर आपको वो दिखेगा, लोग भी कंप्लाई करेंगे. इंडियन लोग काफ़ी कंप्लाई करते हैं. ओके. सो एक्सपेंडिचर से ही एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लेवल से, उस पे आते हैं कि इंडिया का अभी जो आसपास के इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ है उनमें एक बहुत वोलाटाइल फिलहाल नेचर चल रहा है. मतलब साउथ चाइना सी में अलग चीज़ चल रहा है. अभी हम आज बात कर रहे हैं, उससे कल ही एक दिन पहले पुतिन और किम जोंग उन की मीटिंग हुई है, वहाँ पे एक अलग वोलाटाइल रिलेशनशिप डेवलप होते हुए दिख रहा है. सो इस सब के मद्देनज़र भारत का एक बजट एक्सपेंडिचर होना चाहिए और एक है. तो ये है और होना चाहिए में जो डिफरेंस है उसमें आपको कहाँ पे लैग दिखता है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता है एज अ इकोनॉमिस्ट? यस. सी बजट में अब हमारा जो बजट है, डिफेंस बजट. डिफेंस बजट, राइट. तो डिफेंस बजट में एक मेजर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस बजट जो अपना है उसमें प्रिंसिपल क्या है. तो अपना प्रिंसिपल ऐसा है कि हमको पाकिस्तान से वॉर करनी है, मतलब होने वाली है. ये उदाहरण के तौर पे आप बता रहे हैं? हाँ, नहीं, ये अपना प्रिंसिपल ऐसा ही है. अच्छा. कि ये होने वाली है क्योंकि 1948 में ही हो चुकी थी, तो अभी ये मतलब ऐसा प्रिंसिपल ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आज तक सोच क्या है उसके पीछे की कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इतने वॉर हो चुके हैं, चीन के अगेंस्ट भी वॉर हो चुके हैं, तो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर करेंगे तो कैसा होगा. और चीन के अगेंस्ट हम लोग, मैं आपको 1970 से
90-2000 की बात बता रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे ये सोचती कि हम पाकिस्तान से तो वॉर कर लेंगे, उसके लिए कितना बजट चाहिए, और चीन के लिए हम लोग सबकी हेल्प ले लेंगे, रशिया की लेंगे, अमेरिका की लेंगे, जिसकी लेंगे, इजराइल की लेंगे, ऐसा। तो हम लोग चीन से थोड़ा टाइम तक रोक के रखेंगे चीन को, और ये हेल्प लेके हम लोग चीन के साथ लड़ लेंगे। अब ये सिचुएशन हो गई है, चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। बिल्कुल। और अब हमारे जनरल्स जो हैं वो 2.5 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, और 2.5 फ्रंट में चाइना, पाकिस्तान और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अंदर से जो ये नक्सलवाद बोल सकते हैं या टेररिज्म बोल सकते हैं, ये सब जो गतिविधियां हैं वो 0.5 से 2.5 फ्रंट वॉर। मेरे हिसाब से हमको और बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमको ना ही पाकिस्तान और ये, बट हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमको नेपाल और चाइना की बॉर्डर भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। ठीक है, हमको भूटान और चाइना हम तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, बट उधर भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हमको बर्मा के साथ बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं, लेकिन उधर बॉर्डर मैनेज करनी पड़ेगी। बांग्लादेश के साथ भी यही सिचुएशन होने वाला है। ये तो हुआ लैंड बॉर्डर। राइट। सी में तो और ही मतलब बड़ा चीज़ है, क्योंकि हम ऐसे ही एक ही देश हैं जिसका पूरा ओशन है, मतलब हमारे पीछे। जी। तो हमारे यहाँ पे जैसे सुएज कैनाल है जो अरेबिया के मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो ईरान और इस तरफ जाता है, और मलाक्का स्ट्रेट है जो सिंगापुर की तरफ जाता है। ये तीन आप अगर मिला लो, वर्ल्ड का 80% ऑयल हमारे इधर आसपास में से घूमता है। बिल्कुल। अब ये सोचिए, कुछ किसी का भी कुछ झगड़ा किसी के साथ भी हुआ और ऑयल का इशू आ गया, तो वो हमारे एरिया में आने वाला है। अब हम कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है हमारी नेवी को कुछ और ही ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। मतलब हमारी नेवी ऑयल भी मैनेज करेगी, हमारा खुद का, लोगों का भी थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो फेवरेबल नेशंस है या अनफेवरेबल भी हो गए तो भी वो हमारे लिए रिस्क है, जैसे मालदीव्स हुआ, और फेवरेबल है जैसे श्रीलंका हुआ, जैसा मॉरिशस हुआ, उनको भी हम हेल्प करने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी हमारे ही देश में है। वो भी है। और जैसे सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट वो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर में आ जाएंगे, वो हमारे से और इंटीग्रेट होंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये 1400 साल पहले यही नॉर्म था कि हम लोग मिडिल ईस्ट से ट्रेड रिलेटेड इंटीग्रेशन था हमारा। तो ये सब मैनेज करने के लिए हमको मतलब जो नेवल पावर चाहिए, जो एसेट्स चाहिए, वो हमारे कैपेसिटी के कई ज़्यादा, मतलब कई गुना ज़्यादा है। राइट। ये ऐसा नहीं कि थोड़े ज़्यादा चाहिए। हम सोच रहे हैं कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, तो हमको शायद 5 या 6 चाहिए होंगे। ये सोच लीजिए। और ऐसा है कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। बिल्कुल। तो अभी हम लोग, जैसे मैं आपको एयरफोर्स का बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का एयरफोर्स का फाइटिंग एयरक्राफ्ट अगर स्ट्रेंथ देखें तो अराउंड 500 है, इंडिया का है 600, और चाइना का है 1400। ठीक है, तो हम चाइना के कंपैरिजन में सिर्फ नंबर, चाइना का, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। जी, जस्ट एन एग्जांपल। Right. और ये क्या है कि चाइना के एयरक्राफ्ट कई जगह पे है, इंडिया के लिए उन्होंने कम रखे हुए हैं। बिल्कुल। ये 1400 एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन आप प्रोपोर्शन स्ट्रेंथ देखिए, तो हमारा प्रोपोर्शन है, हमारा ऑथराइज स्ट्रेंथ 800 का है जी। तो हम लोग का प्रोपोर्शन पाकिस्तान के साथ हमने मैच किया है। करेक्ट। अब सोचो कि आपको चाइना भी करना है, ये सब भी करना है, तो आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 2000 एयरक्राफ्ट का फ्लीट चाहिए। हाँ। अब ये 2000 एयरक्राफ्ट, मतलब 2000 एयरक्राफ्ट तो नहीं होंगे, अभी नया मॉडर्न ज़माना है, सब क्या ड्रोन और ये सब सिस्टम्स हैं, तो 800 आपके एयरक्राफ्ट हो गए, उनके पीछे 1200 ड्रोन हो गए। ऐसा हो सकता है। वो आजकल नया कॉन्सेप्ट है, उसको MUM-T बोलते हैं, मतलब मैन अनमैन टीम्स। यस। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर आप पूरे यूज़ करो अपना बजट देख के, तो अपना बजट तो इतना है नहीं, आपको तो मालूम है टैक्स, अभी हमने डिस्कस किया कि टैक्स कितना कम मिल रहा है, तो उसमें हम लोग कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, पहले अपने पास नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शन हमको वही सोच के चलनी है कि हमको ये सब एरिया में अपना प्रोटेक्शन और जो अम्ब्रेला बोलते हैं, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, ये एस्टेब्लिश करना है।
अब ये रहा इंडियन का ही, अभी तो हम साउथ चाइना तक पहुँचे ही नहीं है ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इंडिया के एरिया इंडियन में, सब कॉन्टिनेंट, हाँ, यस। अभी समझो कि आज है अमेरिका इधर उधर प्रोटेक्शन दे रहा है दुनिया में, कल को अगर अमेरिका ने सोचा कि हम कहीं हमारे शिप्स नहीं भेजेंगे, हम अपने लॉस एंजलिस के अराउंड ही घूमेगी हमारी शिप, तो हम क्या करेंगे? तो हमको भी करना पड़ेगा कुछ। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास प्रिपरेशन नहीं है और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं अमृतकाल आ गया है, तो ये जो एक्सपेंशन है हमको सोच के चलना चाहिए कि हमको पूरा सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आने वाला है, आज नहीं तो कल। ओके। अगर हमको बोल रहे हैं कि विश्वगुरु बनना है, तो विश्वगुरु सिर्फ ज्ञान देके नहीं होगा, डंडा भी करना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए अपने को कैपेसिटीज आज शुरू करेंगे तो स्लोली बनेगा। राइट। और इसमें आप सोचिए कि अभी मॉडर्न सोल्जर भी चेंज हो गया। बिल्कुल। अभी आजकल वो रोबो डॉग आपने देखे होंगे, चाइना का सोल्जर जाता है उसके पीछे 4 रोबो डॉग जाते हैं। राइट। वैसे इंडिया के पास भी हैं रोबो डॉग्स, इंडियन लोग बताते नहीं हैं। लेकिन ऐसे टीम्स जो हैं, इसमें भी यही हो गया, मैन अनमैन टीम हो गया। करेक्ट। हाँ, वैसे ही आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाने पड़ेंगे जिससे आपको ये सब मैच कर पाएँ। ओके। बॉर्डर्स मैन कर पाएँ, प्रोटेक्शन मतलब एनफोर्स कर पाएँ, क्योंकि ये कोई ऐसा है नहीं कि लॉ पास कर दिया हो गया, उधर जाके एक्चुअल डंडा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके लिए आपको तगड़ी आर्मी चाहिए। आई एग्री। और इसका आप सोचो कि ये चीज़ चाणक्य ने भी सोच के रखी थी। माय गॉड। और चाणक्य ने उस टाइम, क्योंकि एयरक्राफ्ट थे नहीं, राइट। तो चाणक्य ने अफगानिस्तान में 7 लेयर आर्मी रखी थी। 7 उसके ये थे, मतलब जो धनुष्य बाण चलाते हैं, फिर जो तोप चलाते हैं, फिर वो जो घोड़े पे आते हैं, जो ऐसे ऐसे करके उन्होंने 7 लेवल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो अफगानिस्तान में स्टेशन थी। और इसके लिए लोग यहाँ से गांव-गांव से सिलेक्ट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। ये प्रिंसिपल अभी भी सेम है, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हथियार चेंज हो गए। हाँ, अभी एयरक्राफ्ट आ गए, अभी आपको घुड़सवार नहीं चाहिए, आपको अपाचे हेलीकॉप्टर चाहिए। करेक्ट। ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन, मतलब डिटेल्स हैव चेंज जो होता है, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम है। और यही प्रिंसिपल पे हमको विचार करना चाहिए। अब अगर हम आज विचार करेंगे तो कल सोचेंगे, परसों उस पर एक्चुअल फैक्ट्री लगेगी, फिर आपको मालूम है 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर बन रहे हैं, तो अभी 24 बन रहे हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन हमको 16 पर महीने में चाहिए 16। आई एग्री। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका हर हफ्ते एक शिप बना रहा था, एक शिप, वॉरशिप, माय गॉड, हर हफ्ते। और कुछ 10 एयरक्राफ्ट बना रहा था हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ते, मतलब वो प्रोडक्शन रेट था उनका। और ये सब कौन बना रहा था? अमेरिकन, मतलब लेडीज़, क्योंकि सब लोग तो इधर लड़ रहे थे। बिल्कुल। हस्बैंड्स तो वॉर लड़ रहे थे। हस्बैंड्स तो वॉर लड़ रहे थे, तो उनकी बीवियां उधर ये बना रही थी। बिल्कुल। इंडिया में क्यों नहीं बन सकता? मतलब बन सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेंडिंग वो चाहिए उतना, मतलब ये, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए सोच अभी बनानी पड़ेगी। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। अभी आपको नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट बताता हूँ कि समझो आजकल का मॉडर्न वॉरफेयर ऐसा है कि आप अगर 10 ड्रोन लाओगे, चाइना 10 नहीं, मे बी 2000 लेके आएगा। बिल्कुल। और ये सारे ड्रोन्स जो हैं ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। करेक्ट। आपके पास साइबर वॉर का कैपेबिलिटी कितना है? क्या आप ये 2000 को डिसरप्ट कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से साइबर वॉर पे फोकस बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब जितने आप सोच रहे हो कि हमारी स्टैंडिंग आर्मी स्ट्रेंथ, उसको 10 करोड़ 10 मिलियन बोलते हैं उसको, तो 10 मिलियन की है, तो एटलीस्ट उसमें अभी नए ज़माने में 2 मिलियन साइबर वॉरियर्स होने चाहिए। आई एग्री। और ये साइबर वॉरियर्स अटैक भी, डिफेंस भी, इनके सैटेलाइट समझो, ऐसा सोच चलिए कि आपकी वॉर शुरू हो गई और चाइना के सैटेलाइट्स सब गिर गए, मतलब स्विच ऑफ हो गए। आपको एडवांटेज ही एडवांटेज है। चाइना के पास 50,000 एयरक्राफ्ट हो तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये एडवांटेजेस हमको, और इसमें अपना कोर कॉम्पिटेंसी भी है, अपने पास इतने प्रोग्रामर हैं कि उनको बस लगाना है काम पे। बिल्कुल। तो इस पे फोकस अभी ज़्यादा कर सकते हैं।
क्योंकि अब हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो है। करेक्ट। इसका सेकंड पार्ट है सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि आजकल जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें यही फॉल्ट मिले हैं कि जो F-35 में भी फॉल्ट वो चिप्स लगे हैं, वो भी ऐसे चीज़ में कि मतलब मेन सिस्टम है ही नहीं, वो ऐसे साइड सिस्टम्स में वो चिप लगे हैं जो कि इंफॉर्मेशन जस्ट शेयर कर रहे हैं लोकेशन। इट्स मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ लोकेशन। लेकिन F-35 दिखता नहीं है। F-35 इनविजिबल है प्लेन, मतलब इनविजिबल नहीं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। हाँ। मतलब वो प्लेन जो साइज़ का है वो मतलब आप समझो कि क्रिकेट बॉल के जितना उसका साइज़ दिखता है एक्चुअल में रडार पे, तो उस पर मिसाइल मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप समझो कि उसमें एक आपने चिप लगा दी जिसमें वो पूरा लोकेशन शेयर कर रही है, तो और वो भी ऐसे हर बार नहीं करती है वो, ताकि वो मतलब वो ऐसे तो स्कैन करते ही होंगे। वो कोई मिशन जो भी उन्होंने सिस्टम एक्टिवेट किए, में भी समझो मिसाइल एक्टिवेट किए या एक्टिव कुछ तो चालू किया, तब वो शेयर करती है। मतलब सोचिए कितना छुपा के टेक्नोलॉजी रखा है। बिल्कुल। तो अभी ये रिपोर्ट्स हैं, तो इसीलिए उन लोग बोल रहे हैं कि अभी वो प्लेन रखो, उसमें से वो चिप वो सब पार्ट चेंज कर दो। इंडिया के पास कौन से चिप्स हैं हम देख भी रहे हैं या नहीं, मतलब आई एम होपिंग। आर वी विजिलेंट बेसिकली। हाँ, आर वी विजिलेंट। लेकिन हमारे इधर अभी विक्रम जो लैंडर है, अभी चंद्रयान में जो यूज़ हुआ, उसके लिए चिप हमारे लोगों ने ही बनाई। बिल्कुल। लोकल। अभी उसके पहले जो चिप बनाई थी, क्या लोकल थी? वो क्यों गिरा, क्यों उसमें मिस्टेक हो गई, मे बी किसी ने किया, ये आजकल इसका भरोसा नहीं है। और उसमें फाइंड आउट करना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपके लिए ये टेक्नोलॉजी कोर हो गई है। इसीलिए जब रघुराम राजन, आपको फिर उधर लेके चलता हूँ, उन्होंने एग्जाम्पल ये इसका दिया कि अरे आपने वो चिप वाले को क्यों पैसा दिया? चिप वाले को तो पैसा मैं भी दूंगा, क्योंकि वो चिप मेरे को चाहिए। चिप की टेक्नोलॉजी मेरे को नेशनल सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए मैं स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, इवन तो मेरे को रिटर्न नहीं आए। रिटर्न तो आएगा, बट अगर नहीं भी आए तो भी मैं स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी सिक्योरिटी, मैं आपको इसमें एक स्टोरी सुनाता हूँ। 1987 में इंडिया में एक चिप इंडस्ट्री की एक फैक्ट्री थी। ओके। जो कि उस टाइम से 1 साल पीछे थी बस। जैसे कि मतलब उस टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जी हाँ, उससे 1 ही साल पीछे थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के मामले में। टेक्नोलॉजी के मामले, जी हाँ, ठीक है, 1987 में। ओके। उसमें सडनली आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जल गई, और अभी हम लोग 15 से 20 साल पीछे हैं दुनिया के। आप साइंटिस्ट नंबी जी के दरमियान की बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब मेरे को उनका टाइमलाइन ठीक से पता नहीं, बट 1987 में उसमें आग लगी। ओके। और उस टाइम तक हम लोग सेकंड पे थे। अभी ताइवान नंबर 1 पे है, यूएस थर्ड पे आया, ऐसा समझ लीजिए। ताइवान नंबर 1 पे, कोरिया नंबर 2 पे है, जापान एंड यूएसआर 3 पे है। हम लोग तो मतलब वो रेस में है नहीं, और मतलब हम लोग हैं, बट हम लोग एकदम क्या बोलते हैं, पीछे हैं। और इस तरह से आप सोचिए कि लोग अब हमारी टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं। राइट। अभी आप टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, उसमें कितनी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें आपकी नेशनल सिक्योरिटी पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और उस पर लोग अटैक कर सकते हैं। जैसे पावर ग्रिड हुआ, चाइना ने, आपको मालूम है, मुंबई का पावर बंद कर दिया था, उसके लिए साइबर डिफेंस की ज़रूरत है। ऐसे कई सारी चीज़ों में आपको साइबर डिफेंस चाहिए, और ये हमारा एक डिफेंस बजट में ब्लैक होल है। मतलब मिसिंग एलिमेंट है। वी नीड साइबर डिफेंस। ओके। इक्विपमेंट भी हमारा 10 टाइम हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि MMRCA के बदले MMRCA 1 and 2 एंड तेजस ऐसी ज़रूरत है। अभी अपने पास इतने पैसे नहीं हैं, तो थोड़ा पैसे देख के करना पड़ेगा, लेकिन हमारा अप्रोच लॉन्ग टर्म होना ज़रूरी है। तो इस तरह से डिफेंस में बहुत काम। डिफेंस इंडस्ट्री का और एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस इंडस्ट्री से और सारी टेक्नोलॉजीज जुड़ी हुई हैं। आपको इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मिलेगा कि आपके बाकी इंडस्ट्री में आप ग्लोबल नंबर 1 हो जाओगे। राइट। तो ये मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, इसीलिए डिफेंस बजट मेरे हिसाब से काफ़ी क्रिटिकल है।
आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि 2.5 फ्रंट ऑफ वॉरफेयर, जिसमें से मुझे जो समझ में आया 0.5, आप ये बात कर रहे थे कि इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, सिविल अनरेस्ट हो गया या सिविल डिसोबीडियंस हो गया, उस बारे में आप चर्चा कर रहे थे। जो मुझे इससे लास्ट मेमोरी याद आती है वो है दिल्ली के फार्म लॉज के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके बारे में। सो ये एक्चुअली हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने पीछे क्यों लिया, इसके थोड़ा स्टोरी बताइए आप। इसमें फार्म लॉज में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 फ्रंट वॉर जो है, इसमें ये 0.5 का बड़ा पार्ट ये है। जैसे सीए का भी था जी, लेकिन सीए में क्या था, सीए में आपको सीधे पता चल रहा था क्योंकि सीए का अब 2 पेज का लॉ था, वो आपने पढ़ लिया तो काम ख़त्म, कि ये समझ में आता है कि ये 0.5 फ्रंट है। फार्म लॉ में ऐसा हुआ था कि फार्म लॉ में 3 लॉ थे और इसमें लोग जेन्युइनली कुछ लग रहा था कि इसमें कुछ सही है, लोगों की बात सही है और शायद गवर्नमेंट ने गलत किया है, लेकिन ये कंप्लीटली मेरे हिसाब से गलत है। इसका एक आपको मैं रीज़न बताता हूँ कि ये जो फार्म लॉज थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फार्मर का इनकम आपको, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में 40% जो लोग हैं उनका इनकम फार्म पे डिपेंड है, एक जगह से, मतलब एक तरह से या अलग तरह से आप पकड़ लो कोई भी तरह से, लेकिन फार्म पे उनका इनकम डिपेंड है। इनको अगर आपको, मतलब आपको इंडिया की पॉवर्टी कम करनी है और इंडिया की वेल्थ बढ़ानी है, अगर इनका इनकम डबल हो जाए ना तो आपको इमीडिएटली आपको बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो फार्म इनकम डबल होना ये सबसे क्रिटिकल रिफॉर्म है। अगर आप देखो सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हम लोग बात कर रहे थे $2,500 पर कैपिटा से, अगर आपको 10,000 जाना है, उसमें सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो फार्म इनकम से होगा। राइट। और फार्म इनकम डबल करने के लिए आपको फार्मर को, मतलब आमदनी तो बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ बढ़ाने का है, मतलब बढ़ाने का है, डबल करना है। लेकिन इसमें आप ये समझ लो कि फार्म का एक साइकिल है पूरा, जैसे सीड हो गया, सीड से लेके पूरा फाइनल प्रोडक्ट जब आपको मिलता है उस टाइम तक, मतलब आपको जब सब्जी मंडी में जाके आप वो खरीदते हो, वो पूरा साइकिल है। ये साइकिल में कई सारे रिस्क हैं। समझो आपने गन्ने का ये लगा दिया खेत और पानी नहीं आया तो आपका लॉस हो गया। बिल्कुल। ऐसे कई सारे, वेदर रिलेटेड है, इंश्योरेंस रिलेटेड है, फायर हो गया, कोई नहीं तो कुछ नहीं तो ये भेड़ बकरियां आ गई और खा लिया आपका खेत, वो भी रिस्क होता है। ऐसे कई सारे रिस्क होते हैं और ये रिस्क हर एक इंडस्ट्री में होते हैं। राइट। और हर एक इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे कंपनीज रहते हैं जो वो रिस्क लेते हैं और उसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता है। फार्म ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसमें सारा रिस्क फार्मर पे आता है और रिवॉर्ड सब दूसरे को जाता है। बिकॉज वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक हेविली रेगुलेटेड सेक्टर है। ओके। फार्म रेगुलेटेड ओके। कि आप समझो आपने गेहूं का खेती किया है तो आप गेहूं सब जगह पे नहीं बेच सकते, आपकी ही मंडी में बेचना है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है। तो उधर के जो लोग हैं वो आपको जो प्राइस देंगे वो प्राइस, ठीक है। इसमें आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ, जो सीड के जो वेंडर हैं, जो सीड्स देते हैं, जो फर्टिलाइज़र देते हैं और जो मंडी में आपसे खरीदते हैं, ये सब लोग एक ही ग्रुप से आते हैं और ये पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो एक मतलब अपना मोनोपोली चला रहे हैं। एक ग्रुप है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते। सब समझो आप और आपके 3 दोस्त हैं, तो आपने सीड दिया मुझको, आपके दूसरे दोस्त ने फर्टिलाइज़र दिया और आपका तीसरा दोस्त है वो मंडी में उसको मैं अपना गेहूँ बेचूंगा। तो समझो मैंने गेहूँ का दाम ज़्यादा मांगा, तो अगली बार आप मेरे को जून में नहीं जुलाई में सीड दोगे तो मेरा रिटर्न कम आ जाएगा। बिल्कुल। अगर आप सीड दोगे तो फर्टिलाइज़र नहीं देगा आपका दोस्त। हर बार आदमी अलग है लेकिन तीनों मिलके मेरे को मतलब फार्मर को कॉर्नर करते हैं। बिल्कुल। और इस हिसाब से क्या होता है, सबका रिस्क जो है वो फार्मर पे आता है। ओके। तो ये हटाने के लिए, फार्मर के ऊपर से हटाने के लिए रिस्क,
आपको उसको फ्रीडम देना पड़ेगा कि वो कोई भी मंडी में बेच सके, कि अच्छा आपके दोस्तों को नहीं बेच सकता तो वो मेरे दोस्तों के पास आएगा, और मेरे दोस्तों कंपटीशन बढ़ेगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया था। दूसरा चीज़ है कि अगर कोई कंपनी आपको बोलना चाहती है, आप खेती कर रहे हो, कि आप मेरे को ये मतलब जो बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर वैरायटी का गेहूँ बना के दो जी। और ये पर्टिकुलर वैरायटी का के लिए मैं आपको इतना पैसा दूंगा, राइट। तो आपका इनकम गारंटी हो गया। बिल्कुल। ठीक है, इसका एडवांटेज हो गया आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इतना गेहूँ बनाऊंगा, इसका इंश्योरेंस भी कर दिया गवर्नमेंट ने कि अगर नहीं आया तो मैं उतना तो मेरा नुकसान होगा। इसमें जो पैसा देते हैं लेंडर्स हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, वो भी यही ग्रुप से आते हैं, आप वो दोस्त लोगों से। तो इसीलिए चारों तरफ से फार्मर को कॉर्नर किया जाता है, वो ब्रेक हो जाता। बिल्कुल। और इससे फार्मर को फ़ायदा होता। तो मेरे हिसाब से, और ये चीज़ 1983 से फार्मर मांग रहे हैं कि आप मेरे को ये फ्रीडम दो कि मैं प्राइस अपना चूज़ करूं, नहीं बेचना है तो मैं नहीं बेचूंगा। बिल्कुल। और अगर आपको नहीं तो मैं किसी और को बेचूंगा। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा राइस का प्राइस आ रहा है तो मैं बिहार में बेचूंगा, अगर तमिलनाडु में आ रहा है तो तमिलनाडु में बेचूंगा, उसमें क्या गलती है। तो ये अलाउड नहीं है। तो ये अलाउड करने के लिए तो हमारे कोई भी लॉजिक के हिसाब से आपको दिखेगा कि फार्म लॉज से इनकम डबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट। तो ये आंदोलन क्यों हुआ? आंदोलन हुआ क्योंकि जो मिडल मैन है, इन लोग ने पैसा देके इधर आंदोलन करवाया। ओके। और इनको उसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी पार्ट आ गया था कि इनको स्पॉन्सरशिप बाहर से, जो कि हम लोगों ने वीडियोस में देखा है कई। हाँ, यस। तो ये स्पॉन्सरशिप और ये सब मतलब जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं वो इन लोग का सहारा लेके न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। तो ये वॉर हो गया। लेकिन इसमें बोला, प्राइम मिनिस्टर ने तो बोल दिया कि मैंने तो फार्मर के हित में लाया था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हित में मैं वापस ले रहा हूँ। लेकिन बैंड तो फार्मर का ही बजा। तो ये चीज़ जो होता है, इससे अब हमको इसके ऊपर मैंने ये लिखा था पेपर कि हमको ऐसे चीज़ें रिफॉर्म करनी चाहिए कि फार्म के हर सेक्टर में, हर पॉइंट में आपको एडवांटेज मिले, और फिर फार्मर को एजुकेट करो कि कैसे वो बढ़ाए। कि 1 एकड़ अगर आप गेहूँ लेते हो, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद और किस टाइप की मतलब क्रॉप्स यूज़ करोगे, ग्रो करोगे, जिससे कि आपका इनकम डाइवर्सिफाइड हो और आपको रिस्क कम लगे। मतलब कुछ ना कुछ तो इनकम आता रहेगा आपको, और इतना इनकम आता रहेगा तो आपकी स्पेंडिंग भी स्टेडी होगी। बिल्कुल। और ये करने के लिए मैंने एक स्मार्ट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम करके एक बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि आप ड्रोन का यूज़ कर लो कि कब इसका फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, वो फर्टिलाइज़र अमेज़ॉन मतलब ये कुरियर के थ्रू भेज दो उसके पास कि हाँ जून में तुमको फर्टिलाइज़र ड्रोन में दिख रहा है कि आपका इसके फर्टिलाइज़र रेडी है, ये फर्टिलाइज़र जस्ट इन टाइम डिलीवरी। तो वो डालेगा वो फर्टिलाइज़र, फिर बोलेगा कि आप सेंसर लगाओ इसमें, तो आपको ये भी पता चलेगा कि सॉइल की हेल्थ क्या है, उसमें कितना मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी आपका है अननेसेसरी करना नहीं है। उनको ट्रेनिंग दो और उनका इनकम डबल ट्रिपल हो सकता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में फार्म इनकम ट्रिपल भी इजीली हो सकते हैं। लेकिन ये, और इसका एडवांटेज उनको भी मिलेगा और उनके भी इनकम ट्रिपल हो सकते हैं जो मिडल मैन है। लेकिन उनको क्या है कि उनको जो मिल रहा है उसमें वो खुश हैं। अभी उनका स्विच ऑन नहीं हुआ है कि हम लोग ग्लोबल डोमिनेंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे अभी आपने बात की कि वो इसको नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके बीच में एक बाधा बनाई और इसको गवर्नमेंट को मजबूर किया रिटर्न ले। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या हेतु रहा होगा, मतलब क्या साध्य करना चाहते थे इसको करके? उनका ये है कि देखो हर एक इनकम का एक बिजनेस मॉडल होता है जी। तो जैसे आप सपोज आप मंडी चलाते हैं तो उनका एक मॉडल है और उनका एक सेटअप है। अगर फार्म लॉज चेंज हो जाएंगे तो उनका सेटअप इतना चेंज हो जाएगा कि उनका जो जैसा आज है अगर वो नहीं बदले
तो उनको मुश्किल हो जाएगी। राइट। अगर बदले तो उनका भी इनकम डबल ट्रिपल मतलब ये जो भी है फार्मर लोगों के साथ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बदले तो वो ज़ीरो तो हो जाएंगे। अब उनको तो चेंज करना नहीं है, उनको घर बैठे इनकम हो रहा है तो उसका वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। लेकिन फार्मर का क्या है, फार्मर चारों तरफ से अब उसके ऊपर आप और बोझ नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो इस मतलब वो ऑलरेडी सुसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका इतना हो गया है कि अब आप नहीं करोगे तो जो मुर्गी के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है वो फार्मर हो गया है। बिल्कुल। जैसे भी अंडे दे रही हैं छोटे छोटे अंडे, वो बड़े अंडे दे सकती है अगर आप थोड़ा सा उसको ब्रीदिंग स्पेस दो, और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। करेक्ट। आप भी बड़े अंडे ले लो। तो ये सिस्टम के लिए आपको रिफॉर्म चाहिए। ओके। मुझे इसमें से एक और बात जो समझ में आ रही है, मैं आपको एक यूसीसी का एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको भी ये पता है कि भले ही भारत सरकार ये कहे कि हम लोग यूसीसी लाने वाले हैं, बट ऑलरेडी गोवा में वो एग्जिस्टेंट है और वो कई सालों से है, और वो भी बिना झगड़े के, बिना प्रोटेस्ट के, बशर्ते वो चल रहा है। सो सिमिलर तरीके से क्या ये सेम फार्म लॉज को भी हम लोग मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट्स में या तालुकाज में इंट्रोड्यूस करके उसको बाद में नेशनल लेवल तक नहीं ला जा सकता है? फार्म लॉज में यही मतलब उनका सोच यही है उनकी कि हम लोग नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते तो स्टेट लेवल पे कर देंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि फार्म लॉज मतलब एग्रीकल्चर, ये स्टेट और सेंटर, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है बिल्कुल एक्चुअली, लेकिन एग्रीकल्चर ट्रेड वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। ओके। मतलब ट्रेड सिर्फ उस बेसिस पे फार्म लॉज सेंटर ने लाए थे, ठीक है। अभी एक्चुअली तो स्टेट करेगा तो और अच्छा, राइट। लेकिन क्या है कि जो इंटर स्टेट सेल्स हैं, अगर आप समझो ये भी हर चीज़ हर स्टेट को दूसरे के साथ करना पड़ेगा। अगर आप सपोज ओडिशा फार्म लॉज लाता है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं लाता, महाराष्ट्र ने लाए हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, सपोज महाराष्ट्र नहीं लाता तो ओडिशा के फार्मर महाराष्ट्र में बेच सकते हैं, महाराष्ट्र के उधर नहीं बेच सकते। करेक्ट। या महाराष्ट्र वाले बोलेंगे कि ओडिशा के भी नहीं बेच सकते, तो ओडिशा सिर्फ ओडिशा के लिए हो गया, जी, ठीक है। लेकिन सपोज महाराष्ट्र ने भी फार्म लॉज लाए, फिर उनको अलग से डील करना पड़ेगा। नहीं, ओडिशा और महाराष्ट्र हम लोग बेच सकते हैं एक दूसरे में, लेकिन पंजाब वाले यहाँ नहीं आ सकते, हम दोनों मिलके उनको मारेंगे। करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। ये चीज़ अवॉइड हो सकती थी अगर नेशनल लेवल पे आ जाता, उसमें सिंपल हो जाता। हम लोग जब वन नेशन वन इलेक्शन बोल रहे हैं, इसका पहला सबसे था कि वन नेशन वन टेलीकॉम सर्कल, ये चालू था। तो ये उसी हिसाब से वन नेशन वन फार्म मार्केट, एग्री मार्केट ऐसा हो जाता। एंड इससे ये सब अभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल सकते कि, लेकिन हर एक स्टेट के साथ मिलके करना पड़ेगा। अब मणिपुर कहाँ जाएगा महाराष्ट्र के साथ नेगोशिएट करने? आई एग्री। और करेगा भी तो बोलेगा कि नहीं, मणिपुर से हम लोग को सिर्फ मणिपुर में लेट्स से पाइनएप्पल बनते हैं, पाइनएप्पल हम लेंगे, लेकिन आप राइस बनाओगे हम नहीं लेंगे। ऐसा कुछ ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि अवॉइड की जा सकती थी बाय नेशनल लॉ। एंड ये नेशनल लॉ में एफिशिएंसी फैक्टर बहुत हाई था, राइट, जो अभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो नहीं सकता, कर सकते हैं स्लोली सब अगर एक बस में आ गए तो फिर वो नेशनल में एक करके हो जाएगा कि अरे सब जगह पे तो है, सिर्फ उसको साइन करना है कि नेशनल हो गया। ऐसा अभी कुछ महीनों में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। आपने इतने बढ़िया तरीके से इलेक्शंस के बारे में बात की, इकोनॉमिक्स के बारे में बात की, कैसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस बारे में भी बात की। तो एक वोटर को आप जाने से पहले, मुझे पता है मैं काफ़ी पहले पूछ रहा हूँ ये, बट फिर भी एक वोटर को आप जाने से पहले क्या राय दे के जाना चाहते हैं कि वो इस आने वाले इलेक्शन में किस चीज़ पे फोकस करें, सिर्फ महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मेरी एक ग्रुप के साथ बात हुई थी बीच में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्या प्राइस गारंटी की थी और क्या प्राइस आपने दी है, फार्मर्स प्राइस, या आपने क्या इन्फ्लेशन मतलब जो ये किया था पॉलिसी में वो कितना है। तो भी उस टाइम मैंने उनको बोला कि इन्फ्लेशन जो है वो नेशनल इशू है, वो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते। और जो फार्म प्राइस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी और नहीं मिली, उसका भी आप देखो कि उन्होंने जो
ऑयल सीड्स की बात हो रही थी, जो ऑयल सीड्स के प्राइसेस ग्लोबली प्राइस अफेक्टेड उसमें आते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको ये बोल सकता है कि मैं ग्लोबल प्राइस के 10% ज़्यादा दूंगा या ऐसा कुछ बोल सकता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि ग्लोबल प्राइस कितना होगा। करेक्ट। तो ग्लोबल प्राइस समझो 2000 है तो मैं 2200 दूंगा, लेकिन ग्लोबल प्राइस अगर 1000 पे आ गया तो मैं 1100 ही दूंगा। तो कि अरे आपने तो 2200 बोला था, आप 1100 दे रहे हो, नहीं 10% एक्स्ट्रा। ऐसा तो ये इश्यूज में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। ओके। कि जो स्टेट लेवल के इश्यूज हैं और जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं उसमें अलग अलग हैं। दूसरा चीज़ है कि जो फेयरली आप गवर्नमेंट से मांग सकते हो वो मांगो, जो अनफेयर है वो मत मांगो। ओके। और ये अगर आप मांगोगे तो इसका मतलब है कि आपकी मांग ही गलत है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को आप ऑयल 20 रुपीज़ पर लीटर में पेट्रोल चाहिए, अरे दुनिया में अगर 5 रुपया लीटर हो गया पेट्रोल तो आप 20 रुपये में लोगे पेट्रोल? बिल्कुल नहीं। तो आपको 5 रुपये में चाहिए होगा। अभी दुनिया में 100 रुपये लीटर है तो अब 100 में ही मिलेगा। करेक्ट। तो हाँ, 100 के बदले 98 में मिल सकता है। जो टैक्स है जो कंट्रोल में है वो हटा के ये आप कर सकते हो। तो जो करना है ये कर सकते हो, जो नहीं करना है वो आप डिमांड ही मत करो। राइट। ये एक है। दूसरा मैं आपको एक इसमें इसका बेसिस लेके एक बोलना चाहता हूँ। अपने एमएलए एमपी जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, 3 लेवल पे हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। एक एमपी हो गया जो दिल्ली में बैठ जाएगा, एक एमएलए हो गया जो मुंबई में आएगा या नागपुर में जाएगा विधानसभा में, और एक जो लोकल रहेगा म्यूनसिपैलिटी का कॉरपोरेटर रहेगा या जो भी आप बोलो। नॉर्थ में उसको काउंसिल कहते हैं। काउंसिल या आपको ग्राम सेवक हो गया। हाँ। इनको आप उनके पीछे पड़ो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वारणा, आपको मालूम है वारणा मिल्क कोऑपरेटिव है। यस, यस। उनके फाउंडर है तात्या साहेब कोरी। राइट। उन्होंने एक मराठी में एक कहावत कही थी कि ये जो एमपी एमएलए हैं वो बैल हैं, उनको हल के साथ जोत के रखो तब भी वो काम करते हैं। तो उनको ऐसे इधर उधर घूमने मत दो, नहीं तो वो सिर्फ तोड़फोड़ करेंगे। बिल्कुल। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए आप उनको परेशान करो, उनको लेटर लिखो। आप परेशान मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि आप उनको बोलो कि ये हमारी मांग है, इस पे आपने क्या किया, ऐसा लेटर लिखो। और इनको भी लेटर लिखो, समझो आपका बीजेपी का है तो बीजेपी वाले को भी लिखो और उसके ओपोनेंट कौन था उसको भी लेटर लिखो, ताकि वो कुछ करेगा तो आपको काम करने से अच्छा जो काम करेगा उसको आप वोट दो। बिल्कुल। मैं क्या ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको वोट दो उसको वोट दो, जो काम करेगा उसको वोट दो। राइट। इसका नेक्स्ट परिणाम ये होगा कि जो बीजेपी जो जिसको जीतना है वो काम करने वाले को ही टिकट देंगे। बिल्कुल। और जब भी ऐसे लोगों को अगर हर एक स्टेट में समझो एक स्टेट है जिसमें 100 एमएलए हैं, इसमें से 50 भी अगर काम करने वाले निकले ना, अभी तो 2 या 3 ही है, 50 भी निकले ना तो स्टेट का एकदम सोने की लंका वैसा हो जाएगा। तो आप चिंता ही मत करो, सिर्फ उसको परेशान करो कि ये आप काम क्यों नहीं करते, ये आप काम क्यों नहीं करते, ऐसा लेटर लिखो। और उसको ही नहीं, उसके ओपोनेंट को भी लेटर लिखो, स्पीकर को लिखो, इसको लिखो। और मैं तो लोगों को एक बता रहा हूँ कि कोई टेम्पलेट बना के ना वेबसाइट पे किसी का अपलोड कर देंगे कि आप डाउनलोड करो, उस पर लिखो टू, और पूरा नरेंद्र मोदी तक लिखो, सबको जो करेगा काम उसको वोट दो। आई एग्री, बिकॉज मैंने अपने करियर में ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने अप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक लेटर्स लिखे हैं कि हमको एजुकेशन रिफॉर्म्स में ये सुधार चाहिए करके। सो मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। सो ऑन द क्लोजिंग नोट सर ये बताइए कि ये पूरा अनुभव पॉडकास्ट का आपके लिए कैसा था? ये आपका पहला था, इससे पहले भी हुए हैं, और अगर आप हमारी टीम को कोई सुझाव दे के जाना चाहें तो वो भी बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा था, ये फ्री फ्लोइंग था, इसीलिए उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर सके। बिल्कुल। काफ़ी वाइड टॉपिक्स हमने कवर किए, फ्रॉम डिफेंस टू एग्रीकल्चर। बिल्कुल। तो अच्छे, ये ऐसा फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन में मतलब आपको नए आइडियाज़ भी ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली अच्छा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपकी टीम के साथ। तो थैंक यू। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगली बार जब भी इंडिया में वापस आएँ तो ज़रूर आप समय निकाल के आएँ, ताकि और भी मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैंने अगली बार के लिए बचा के रखे हैं आपके लिए, तो मैं आपको अगली बार ज़रूर पूछना चाहूँगा। तो आप आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपसे जल्द मुलाकात होगी यही मैं आपसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।